हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अभी बात कर रहे थे चैप्टर की विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसी के आगे कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्यों ना अपन टाइम खराब करते उस टॉपिक पे सीधा आते हैं। कुछ टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के, उस टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण आखिरकार होते क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनके कैसे डायग्राम होते हैं, इनकी कैसी विमा निकलती है, इनके क्या मात्रक है। यह बहुत जरूरी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में एक अन्योन्य प्रेरण, एक स्वप्रेरण। तो मैं इनको एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं। इधर मैं अन्योन्य प्रेरण समझाता हूं, इधर स्वप्रेरण समझाता हूं। दोनों की विमा चेक करते हैं, सूत्र चेक करते हैं और इनके बारे में जानते हैं और ये कैसे काम करता है इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप सबसे पहले बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण। तो मैं यहाँ अच्छी तरह से आपको समझा देता हूं, तो डाउट्स क्रिएट तो सबसे पहले बच्चों करते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण में होता क्या है? एक प्राथमिक कुंडली है बच्चों, ध्यान से देखो आप, ये आपकी कुंडली, इस प्राथमिक कुंडली को बैटरी से जोड़ दी और यह कुंजी से जोड़ दी। यह तो गया कुंजी से, यह आपका माइनस प्लस बैटरी से, और यहां से धारा प्रवाहित कर दी। इसमें पास में रखी कुंडली में गैलोमीटर जोड़ दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। यह तो होगी प्राथमिक कुंडली और यह होगी द्वितीय कुंडली। कोई दिक्कत बच्चों? अब प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, अब इसकी जो परिभाषा वो ऐसे बनती है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत, द्वितीय कुंडली में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। देखो बच्चों, I समानुपाती N2 और यहां से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो I बराबर M(N2)φ2 और M का जो मान ज्ञात करोगे वो क्या जाएगा बच्चों? N2। ध्यान से देखो आप, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों, इसको मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि द्वितीय कुंडली में है ना फ्लक्स है φ2 और नंबर ऑफ फेरों की संख्या है और प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि N2(φ2) समानुपाती I। अब कह रहा है N2(φ2) बराबर M.I। M का मान चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, N2
फाई 2/I। और यहां जो m है ये क्या है, स्थिरांक, यह अन्योन्य प्रेरण भी कहते हैं। यह तो आपका सूत्र हो गया अन्योन्य प्रेरण का सूत्र, समीकरण नंबर 1 से। अब इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, फाई का तो मात्रक होता है वेबर, आई का मात्रक होता है एम्पियर, ये इसका मात्रक हो गया, वेबर इंटू एम्पियर। और विमा क्या होगी एम की, वेबर की तो आपको पता ही है ना बच्चों, फाई बी बराबर होता है बी डॉट ए, चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो मैं सीधी विमा लिख सकता हूं क्या इसकी, m1 l की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर -1, और यहां से आ जाएगी a1, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगी m1 l की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर -2, ये इसकी विमा हो गई। कोई दिक्कत बच्चों, ये आपका पार्ट हो गया अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब यह है बच्चों कि प्राथमिक कुंडली में जैसे धारा प्रवाहित करते हैं, पास में रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, जिनको m से व्यक्त किया जाता है। और इसमें कुंडली में फ्लक्स, उसमें धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती की जगह m लेते हैं, m एक अन्योन्य प्रेरण है। और m का फॉर्मूला लिखेंगे तो I नीचे भेज देंगे। और फाई बी का मात्रक होता है वेबर और आई का मात्रक होता है एम्पियर। ये फाई एक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपको पता है बच्चों, वेबर होता है, और आई का एम्पियर। अब वेबर की विमा ये हो गई, एम्पियर की विमा ये हो गई, तो आपकी अन्योन्य प्रेरण की विमा ये हो गया, मात्रक ये हो गया, परिभाषा आपकी ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह स्वप्रेरण की परिभाषा ज्ञात कर सकते हो। क्या है बच्चों, देखो स्वप्रेरण, इस स्वप्रेरण में होता क्या है, एक कुंडली है, इसी कुंडली में एक बैटरी जोड़ दी, एक धारा डॉट कुंजी जोड़ दी, ये तो हो गया के, ये माइनस प्लस, और ये से आई। अब इसी के अंदर तो क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी, इसी कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। एक ही कुंडली में दोनों घटनाएं घटती हैं, उसी को बोलते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब खुद ही के परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, खुद ही के परिपथ में क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। इसी घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण। देखिए बच्चों, जब प्राथमिक कुंडली में, जब कुंडली में प्रवाहित धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में प्रवाहित धारा, ये ऐसे लिख लीजिए बच्चों आप, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, इसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण, ठीक है। अब प्राथमिक कुंडली में धारा और चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, इसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, फाई समानुपाती आई, और फाई बराबर एल आई। एल क्या है, समानुपाती स्थिरांक, यह स्वप्रेरण गुणांक। कोई दिक्कत, आगे देखो बच्चों, एल बराबर फाई डॉट आई,
इसका मात्रक होता है वेबर, इसका मात्रक होता है एम्पियर। और एल की विमा जब ज्ञात करोगे क्या होगा, सेम वही आएगी बच्चों। वेबर के अलावा अन्य मात्रक हेनरी है, हेनरी इंटू एम्पियर भी होता है। यहां से देखिए बच्चों, m1 एल की घात 2 टी की पावर -2 ए की पावर -1, और यहां से हो जाएगी E1। तो इसकी विमा क्या जाएगी, m1 एल की घात 2 टी की पावर -2 ए की पावर -2, यानी कि विमा हो गई। अब एल की जो विमा है वो हो जाएगी m1 एल की घात 2 टी की पावर -2 ए की पावर -2। कोई दिक्कत, सेम वो का वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अंतर है कि इस स्वप्रेरण गुणांक में तो एक ही कुंडली में धारा होगी, एक ही कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, और अन्य प्रेरण में एक में कुंडली में धारा होगी, पास में रखी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। वो m से व्यक्त किया जाता है, और स्वप्रेरण कैपिटल L से व्यक्त किया जाता है। वो इसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होगा और उसी में धारा उत्पन्न होगी। वो एक दूसरे के समानुपाती होता है, जहां समानुपाती है वहां L लेंगे, L एक समानुपाती स्थिरांक है, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब L का एक छोटा सा रूप और भी है, इसको थोड़ा और बढ़ाए ना तो ये थोड़ा इसलिए बढ़ा सकते हैं कि ये L बराबर, अब देखिए बच्चों, आपका फाई का मान होता है LI। तो अब धारा का जो फॉर्मूला पूछ लेते हैं ना कई बार आपसे, इसी में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं बच्चों, तो आगे आपको डाउट्स क्लियर ना हो। देखो अब फाई, ये क्या बच्चों, फाई। अब आपने कई बार फॉर्मूला देखा होगा, फैराडे का दूसरा नियम क्या है, डी फाई बी बट्टा डी टी, कुछ ऐसा फॉर्मूला था, यही था ना। अब कह रहा है कि अब फाई है, ये फाई का मान की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, ये रख सकते हैं। तो ये E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, कैपिटल LI, L को इधर ले लेते हैं, L कैपिटल और DI अपॉन डी टी, ये आपका सूत्र आ जाता है। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1, ये 2। ये कई बार आपने प्रेरक कुंडली जैसे प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें आपने यूज किया होगा। उस चैप्टर के अंदर क्या समझाया आपको कि जहां प्रेरकत्व L है वहां अपन ये सूत्र यूज किया था, -L/di/dt। तो ये इस माध्यम से यूज आया है कि फ्लक्स का जो मान है स्वप्रेरक में वो Li है, और Li की जगह क्या है, फाई की जगह रखेंगे। और ये B इसलिए व्यक्त करता है कि इस चैप्टर का नाम ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये चुंबक पे आधारित है, तो ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि ये विमा सर आपने डायरेक्ट कैसे रख दी। देखो बच्चों, ये ऐसे आएगी, फाई बी का सूत्र होता है B.A, इसका मात्रक होता है टेस्ला, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वेबर। तो इसकी बीमा आप करोगे ऐसे आएगी, m1 L0 टी की पावर -2 ए की पावर -1, और यहां से बीमा जाएगी L की घात 2। अब इन L2 को यहाँ ऐड करोगे तो फाई की जो बीमा ना वो ऐसे आ जाएगी, m1 L की घात 2 टी की पावर -2 ए की पावर -1, ये आपकी बीमा आ जाएगी। कोई दिक्कत, इस तरह से फ्लक्स की बीमा ज्ञात कर दोगे आप। शायद तक समझ में आ गया होगा, नहीं है कोई डाउट्स रहेगा आप पूछ सकते हो। आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, इतने में आप इस चीज को समझे बच्चों। अब देखो बच्चों, नया टॉपिक है, दो कुंडलियों से संबंध अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र। कहने का मतलब m का मान आपको ज्ञात करना है। ये S1 और ये S2। तो अगर आप क्या माने, इसको प्राथमिक कुंडली है तो इसको S1 मान लीजिए, और यह जाएगा S2। देखो बच्चों, प्राथमिक कुंडली है और ये लूप है, धारा प्रवाहित हो रही है और ये धारा निर्गत हो रही है। दूसरी कुंडली इस कुंडली के सापेक्ष बंधी हुई है और इसकी धारा ऊपर की तरफ है। इनमें फेरों की संख्या N1 है, इसमें फेरों की संख्या N2 है, और कुंडली की लंबाई A है, अक्षेत्रफल A है। तो अगर थ्योरी के रूप में जब लिखें तो क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। टेक्निकल पॉइंट है, इसका m ज्ञात करना है, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। माना कि प्रत्येक कुंडली, माना कुंडली की लंबाई L है, वह अक्षेत्रफल A है। प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली S1 व S2 है।
S1 व S2 में फेरों की संख्या N1 व N2 है, तो कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका का जो सूत्र देखा होगा बच्चों, B1 से μ0 N1 I, ये आपका हो गया I। कोई दिक्कत? अगर I नहीं ले तो आप सीधा ले लीजिए, या μ0 N1 I, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। कोई दिक्कत? या I ले लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत। ये आपकी समीकरण नंबर 1। अब है कुंडली के संबंध में कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में संबंध में कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है, क्या होता है बच्चों, ये फाई का जो मान लेते हैं वो होता है बी डॉट ए। तो यहां क्या हो जाएगा, फाई 1, यहां B1 और ए, तो फाई 1 बराबर μ0 N1 I1 A, ये आपका फाई का मान आ गया। ये समीकरण नंबर 2। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो फाई 1 N फाई, इसको आप 2 ले लीजिए, μ0 N1 I1 A इंटू N, ये समीकरण नंबर 3। यदि कुंडली में हानि ना हो, यदि हो तो फाई 2 का मान फाई 1 के बराबर आएगा, दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। अब कह रहा है कि फाई 2 का जो मान है वही फाई 1 का है। अब आप क्या कर सकते हो, फाई का मान आपके पास ये आ रहा है और फाई का मान आपके सामने ये आ रहा है, फाई 2 फाई 1 है, तो यही मान फाई 1 का आएगा, तो कुल मिला के इसको 1 मान लीजिए, क्यों एन का मान है ना, ये 1 आ गया। अब है फाई 2 का मान है वो फाई 1 के सापेक्ष है, तो ध्यान से देखो बच्चों क्या आएगा। इसको पहले अपन क्या करते हैं, फाई 1 मानते हैं, क्योंकि इसकी जगह ये मान रखते हैं। मान रखने के बाद हानि ना हो तो आप n फाई 1 लिख सकते हो। अब इस कंडीशन का ये मान और ये मान बराबर है, तो आप फाई 2 की जगह ये लिख सकते हो μ0 N1 I1 A इंटू N, तो दोनों का मान बराबर आ रहा है। समीकरण नंबर 4। द्वितीय कुंडल में कुल चुंबकीय फ्लक्स, फाई 2 डैश, यहां से क्या यूज करेंगे, फाई 2, कहने का मतलब यही मान है। अब ये n है, अगर ये n पहले नहीं लगाते तो यहां भी यूज कर सकते हैं बच्चों। अगर आपने सपोज करो कि पहले ले लिया तो यहाँ n यूज नहीं करना है, अगर यहाँ यूज करोगे n तो ये पहले वाली जगह पार्ट में आप जितना भी जो n है उस n को आप हटा सकते हो। हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो आप, ये जो फॉर्मूला है इसका n हो तो यहां से n अपन यूज किया तो यहां से n ले लिया, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं इस चीज को, अभी जस्ट बताते हैं आपको, रुकिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये आपका मान आया था चुंबकीय क्षेत्र का, ये चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया। अब कुंडली में हानि ना हो तो फाई 2 फाई 1 का इक्वल है, ये आपने मान रख दिया। अब कह रहे द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 बराबर बाई 2 डैश बराबर फाई 2 N2, ये आपने यहां रख दिया। अब अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा के अनुसार, अन्योन्य प्रेरण के अनुसार
एम का मान क्या होता है बच्चों, 5 इंटू I1। तो क्या आएगा मान, म्यू जीरो N1 कैपिटल N2 I1 A बट्टा I1 से I1 कैंसिल है। एम का मान आ जाएगा म्यू जीरो N1 N2 AL, ये आपका मान आ जाएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि कैपिटल जो एन है वो किसके बराबर होता है बच्चों, ध्यान से देखो, स्मॉल n2 का मान होता है कैपिटल N2 अपॉन L। अब कैपिटल N2 का जो मान है वो यह आ जाएगा N2L, ये मान रख दिया। N2 है एकांक लंबाई के ऊपर जितने भी कुंडली है फ्लक्स का मान या जितने फेरों की संख्या, वो संख्या दर्शाती है। और कैपिटल N2 का मतलब होता है कुल फ्लक्स, कुल फेरों की संख्या, और ये होती है लंबाई के अनुदिश फेरों की संख्या स्मॉल n2। तो इस तरह से n2 का मान हो जाएगा N2L। तो यहां से n2 और L ऐड कर दिया इस टॉपिक में n2 की जगह। ये फॉर्मूला आपको यहां रखना है। अगर माध्यम में हो, उपस्थित हो, तो m बराबर म्यू जीरो म्यू आर N1 N2 AL, ये आपका माध्यम में आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 6। तो इस तरह से आप क्या ज्ञात करोगे, दो कुंडली के संबंध अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो एम का सूत्र वो आएगा म्यू जीरो N1 N2 AL। N1 N2 है फेरों की संख्या एकांक लंबाई पे, A है क्षेत्रफल, L है लंबाई, M है अन्योन्य प्रेरण। और माध्यम में जब आप ज्ञात करते हो तो म्यू आर का मान आपको पता ही है, म्यू अपॉन म्यू जीरो, और म्यू का मान की जगह माध्यम में क्या रख सकते हो बच्चों, म्यू जीरो म्यू आर, ये आपको मान रखना है। तो दोबारा समझा दूं मैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माना कि एक प्राथमिक और द्वितीय कुंडली है, वो एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से व्यवस्थित की हुई है कि इनमें ऊर्जा का ह्रास न हो, और इन कुंडलियों की लंबाई L है, क्षेत्रफल A, S1 S2 परिनालिका है, और इन पे फेरों की संख्या N1 N2 है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, तो म्यू जीरो N1 I1 है। आगे कुंडली में संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स B1.A, B1 का मान आपने यहां से ले लिया, A1 आपका ये आ गया। अब कह रहा कुंडली के अंदर दोनों कुंडली एक दूसरे से व्यवस्थित हैं, इसमें हानि ना हो, तब क्या φ2 का मान φ1 के बराबर है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो म्यू जीरो N1 I1 A1। अब कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो φ2 डैश का मान है वो φ2 N2, N2 है कुल फेरों की संख्या। अब इस N2 का जो मान है ना वो स्मॉल में जब रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि परिनालिका के एकांक लंबाई में जितने फेरों की संख्या होती है बच्चों, इसको N2 बोलते हैं। और ये होती है कुल फेरों की संख्या बट्टा लंबाई, जितनी लंबाई पे फेरों की संख्या होती है उसको स्मॉल n2 से व्यक्त करते हैं। और कैपिटल N2 का मान चाहिए तो आप ले सकते हो N2L, ये मान आपने यहां रख दिया। इस तरह से ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका माध्यम हो गया। आगे टॉपिक पे बात करते हैं, नए टॉपिक पे। अब बात करते हैं बच्चों लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। परिनालिका आपने देखी होगी बच्चों, यह एक परिनालिका होती है, ऐसे 4th नंबर पार्ट में पढ़ा होगा। इस परिनालिका में क्या करते हैं, फेरों की संख्या ऐसे यूज करते हैं। यहां से धारा आई प्रवाहित करते हैं, यहां से धारा आई निर्गत हो रही है, और यह एक परिनालिका है जिनका मान है μ0 Ni। तो परिनालिका आपने परिभाषा देखी कि लंबाई के अनुदिश विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं और व्यास की तुलना में ज्यादा होती है, और व्यास इसका छोटा होता है। इस युक्ति को परिनालिका कहते हैं जिनमें धारा आई प्रवेश हो रही है, आई धारा निकल रही है। और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है μ0 Ni। तो आप लिखिए बच्चों, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni। समीकरण नंबर 1, यदि फेरों की संख्या, यदि कुंडली में n फेरे हो
चुंबकीय फ्लक्स फाई बी डॉट ए। तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स की जगह क्या रख सकते हो आप, बी की जगह तो आपके पास ये मान दिया गया है, और एक का मान आप ये रख सकते हो, कोई दिक्कत। तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, म्यू 0 एन आई ए, कुल चुंबकीय फ्लक्स परिनालिका से संबंध कुल फ्लक्स फाई नेट एन फाई, यह हो जाएगा म्यू 0 एन आई ए, और यहां से क्या ले लेंगे बच्चों, एन, हो जाएगा फाई नेट का सूत्र। यह समीकरण नंबर 3। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा के अनुसार क्या था बच्चों, ध्यान से देखो, फाई बराबर एल आई, यही सूत्र था। क्योंकि फ्लक्स समानुपाती आई, तो फाई बराबर एल आई, और एल का मान होता है फाई बटा आई। तो यहां क्या हो जाएगा, फाई तो दे रखा नेट में और आई दे रखा है। यहां से क्या मान आएगा बच्चों, ध्यान से बताओ, म्यू 0 एन है, एन म्यू 0 एन आई ए बटा आई, आई से आई कैंसिल, तो एल का जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों, म्यू 0 एन कैपिटल एन ए, ये आपका मान हो जाएगा। अब जो कैपिटल एन है वो परिनालिका की लंबाई के सापेक्ष होता है कैपिटल एन बटा एल, और कैपिटल एन का मान ले सकते हो एन एल, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब एल का जो मान है वो आप ये रख सकते हो म्यू 0 एन का स्क्वायर ए एल। अगर माध्यम में उपस्थित हो स्वप्रेरण गुणांक का मान एल बराबर म्यू 0 म्यू आर एन का स्क्वायर ए एल, यह आपका माध्यम में आ जाएगा। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगी बच्चों, 3। यह समीकरण नंबर क्या आ जाएगी आपकी 4, और यह जाएगी 5, और यह जाएगी 6। इस तरह से ज्ञात कर सकते हो लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक एल। सीधा सा फंडामेंटल है। यह तो आपका परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है, वहां चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करते हो, टोटल नेट ज्ञात करते हो कि कितना इसमें फ्लक्स है फेरों की संख्या में, और ये आप एल के माध्यम से सूत्र में रख दीजिए, ये आपके पास मान आ जाएगा। सीधा सा सूत्र है, इसका नाम है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। शायद तक मैं समझ में आ गया होगा आपको। एक बार देख लीजिए, नया टॉपिक और ऐड करते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नया टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो सबसे पहले इसको पार्ट को समझने के लिए क्या समझते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बदलता है, यह तो इसकी परिभाषा। सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, यह सिद्धांत काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सिद्धांत पर आधारित है, कोई दिक्कत। अब भाग करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है, तो सबसे पहले आपको परिभाषा ये समझ में आई, एसी जनित्र है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने की एक युक्ति है। और ये जो चैप्टर का जो नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये इसका सिद्धांत होगा। इस सिद्धांत पे ये एसी जनित्र काम करता है। एसी जनित्र में एक आर्मेचर होता है, यह नरम लोहे की क्रोड होती है। इनमें एन व एस दो शक्तिशाली चुंबक स्थित होते हैं, इनके मध्य में आर्मेचर होता है।
और ये जो दो खोखली जो नली होती हैं ये सर्पिवल्य होती हैं, इनके ऊपर नरम लोहे की प्लेटें होती हैं, इनको बोलते हैं कार्बन बुर्स। और ये कार्बन बुर्स से तार जोड़कर बाह्य प्रतिरोध आरएल के साथ संपर्क कर दिया जाता है। इन सिरों से अपन को धारा प्राप्त होती है। ये इनके भाग है। अब पहला भाग है आर्मेचर। मैं थ्योरी लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आर्मेचर होता है एक नरम लोहे की क्रोड होती है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र एन व एस दो ध्रुव है, इनके मध्य में एक आर्मेचर स्थित होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। देखो बच्चों, एन और एस के क्या है? लंबवत चुंबकीय क्षेत्र गतिशील है। तीसरा पार्ट है सर्पिवल्य। यह खोखली नली होती है जो आर्मेचर से जुड़ी होती है और ये घूर्णन करती है, घूमती है ऐसे। कि चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब घूर्णन करती है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। एक आपका पार्ट हो गया कार्बन बुर्स। कार्बन बुर्स ये क्या प्लेटें होंगी, नरम लोहे की क्रोड की जो प्लेटें होते हैं, इनको बाह्य प्रतिरोध के तार से जोड़कर आरएल के माध्यम से जोड़कर यहां से धारा प्राप्त करते हैं। ये इनकी क्रियाविधि है। अब बात करते हैं इनकी कैलकुलेशन, गणना। तो सबसे पहले करते हैं चुंबकीय फ्लक्स से। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए कोस थीटा, ये सूत्र होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये बहुत काम में आएगा अभी। अब कह रहा है कि थीटा की जगह अपन यूज करेंगे ओमेगा टी और फेरों की संख्या एन है। तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखो आप, फाई बी का फॉर्मूला है एन बी ए कोस ओमेगा टी, इस तरह का आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा। ये समीकरण नंबर 1 इस तरह से। एन है फेरों की संख्या है, और डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा इंटू टी। कोणीय आवर्ती बराबर थीटा इंटू सी। कोणीय वेग आपने देखा ना, थीटा इंटू टी, तो थीटा की जगह डब्ल्यू टी, तो ये डब्ल्यू टी रखा, एन फेरों की संख्या, और कोज और थीटा की जगह ओमेगा टी फिल कर दिया। अब कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है फैराडे के नियम के अनुसार। नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स फाई ए बराबर डी फाई बी इंटू डी टी, ये आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, ये आपका सूत्र था। अब ये सूत्र आपको इस ए के बराबर मानना है। ए बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, और यहां से क्या लेंगे एन पी ए कोज ओमेगा टी। अब ये अवकलन ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 1 का, तो ये ए का मान आ जाएगा, क्या जाएगा बच्चों ध्यान से देखो आप, एन बी ए ओमेगा, और यहां से आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ये आपका मान आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कि ये साइन और ये कोज, जब कोज में साइन में कन्वर्ट होता है अवकलन, तो ये माइनस आता है, माइनस माइनस कैंसिल, ये पार्ट आपके आ जाएंगे। अब कह रहे हैं कि ई जीरो का जो मान है वो है एन पी ए ओमेगा। इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर ए जीरो साइन ओमेगा टी। अब जब ग्राफ बनाते हो तो इसका जब ग्राफ बनेगा वो आएगा, साइन ओमेगा टी का ग्राफ होता है, एक ज्यावक्री होती है बेटा, यहां से जीरो, यहां से ई है, ई लिख दीजिए या टी लिख दीजिए या टी कर दीजिए, ये आपका साइन ओमेगा टी का ज्याग्राफी है, साइन ओमेगा टी का ज्याग्राफी ज्यावक्री। अब कह रहा है एक का मान आ गया। अब धारा, प्रेरित धारा, आई बराबर ई अपॉन आर होता है, ये होता है ना बच्चों, ई अपॉन आर। ई का मान तो आपके पास है ही, आर, तो आई बराबर आई जीरो
साइन ओमेगा टी। ये आपके धारा की समीकरण बन गई। ये समीकरण नंबर हो गई बच्चों कौन सी? 3, ये समीकरण का 4 और ये समीकरण 5। I0 बराबर E0 इंटू आर। और I0 क्या बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा, अधिकतम मान। और ये आपको समीकरण प्रूव करनी थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस जनित्र का नाम है तो आपको याद रखना है कि यह एक पार्ट है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दूसरा पार्ट आपको यह देखना है कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। क्रिया विधि है आर्मेचर, ये एक आर्मेचर होता है। ये नरम लोहे के क्रोडों के रूप में बने होते हैं और इनमें तांबे के तार अधिक संख्या में लपेट दिए जाते हैं। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र, एन व एस दो चुंबकीय क्षेत्र है। इन चुंबकीय क्षेत्र के मध्य आर्मेचर को रखा जाता है और यह आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं। सर्पी वलय खोखली नली होती है जो आर्मेचर से जुड़ी होती है। आर्मेचर से जुड़ने के कारण यह नलिकाएं घूर्णन करती है। चौथा पार्ट है कार्बन ब्रुश। कार्बन ब्रुश एक नरम लोहे की प्लेटें होती हैं जो सर्पी वलयाकार से जुड़े होते हैं। इनमें बाह्य प्रतिरोध RL जुड़ा होता है, लोड प्रतिरोध। यह धारा को क्या करता है? कलेक्ट करता है और आपकी जो भी युक्ति है उस युक्ति के माध्यम से ये कन्वर्ट कर सकते हो या धारा कलेक्ट कर सकते हो। यह आपका पार्ट हो गया क्रिया विधि। अब कैलकुलेशन आते हैं तो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का होता है B.A cos थीटा, या आप वेक्टर के रूप में लो तो ऐसे भी ले सकते हो। फाई बी बराबर होता है बच्चों B.A वेक्टर के रूप में। अब कोस थीटा, थीटा का कोण मान है 0 डिग्री, तो ये थीटा की जगह क्या कोणीय आवृत्ति का मान लिया है कि उसका घूर्णन करेगा। तो ये जब घूर्णन करेगा बच्चों ओमेगा वेग से, तो इस ओमेगा का मान चाहिए तो आप क्या रख सकते हो? थीटा की जगह ओमेगा टी फिल कर सकते हो और इसको फैराडे का नियम में फिल करना है और ये आपको समाकलन के अवकलन के माध्यम से समीकरण को प्रूव करना है। प्रूव करके आपको E0 के रूप में लेना है। E0 का मान हो जाता है NB ओमेगा। अब प्रेरित धारा, आंतरिक प्रतिरोध R हो और धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो धारा क्या हो जाएगी? I बराबर E अपॉन R। E क्या है? विद्युत वाहक बल, और ये प्रतिरोध और ये धारा। तो ये आप समीकरण इसको क्या कर दीजिए? I0 कर दीजिए और ये आपकी समीकरण हो जाएगी। इसी का नाम है एसी जनित्र। तो ये चैप्टर को आज यहीं कंप्लीट करते हैं। लगभग ये चैप्टर पूरा हो गया। नया चैप्टर कल आपको नए सिरे से तैयार करवाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं ये कहूँगा कि लगातार इसके कंसेप्ट को पढ़ते जाएं। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, जैसा भी दिखाई जा रहा है। तो सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका ये डायग्राम और एक होती है कैलकुलेशन। ये अगर इन दोनों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ये तो क्या थ्योरी बेस है। इन थ्योरी से क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ज़्यादा थ्योरी के ऊपर ध्यान ना दें, इनके डायग्राम और कैलकुलेशन और कुछ इनके बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उन चीज़ों को पकड़कर न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो मैं ज़्यादातर क्या है ये थ्योरी लिखाता नहीं हूँ बच्चों को, क्योंकि वो अब आने वाले जो कंपटीशंस हैं वो थ्योरी बेस नहीं होते। वहाँ MQ क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। वहाँ न्यूमेरिकल दिया होता है, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं और ऑप्शन को फिल करते हैं। वहाँ आपसे ये नहीं पूछेगा आर्मेचर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सर्पी वलय क्या है, बट ये डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाती है। जितना डायग्राम क्लियर होगा उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जितना भी जो कंटेंट पढ़े वो अच्छा पढ़े। अभी क्या है, गवर्नमेंट कह रही है तीसरी लहर आ रही है, क्या पता कब तक स्कूल खुले या ना खुले, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। जितने भी जो कंपटीशन है आने वाली स्टडी से रिलेटेड, वहाँ तो ये नहीं देखते हैं कि इस समय कोरोना आया या नहीं आया, उनका तो एक शेड्यूल होता है। उस पैटर्न के आधार पे आपका पेपर होगा। उस तरीके से जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड से संबंधित आपको अच्छी सी तैयारी करनी है। अभी से जुट जाइए। जुलाई का महीना आधा निकल चुका है। अब पता नहीं कब स्कूल खुलते या नहीं खुलते हैं। जो भी आपका रिसोर्स है, आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हो, जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगता है उसी कंटेंट को दोहराते रहिए, उसको समझते चलिए। और मेरी तरफ से जितनी कोशिश है मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सके इनसे संबंधित कुछ रह भी जाता है पार्ट में, वो मैं यूट्यूब पे ऐड कर दूंगा। न्यूमेरिकल को भी लेंगे, आपको न्यूमेरिकल का तरीका बताएंगे समझने के, और लगातार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना
और खुश रहना हमेशा लाइफ में, और आराम से पढ़ते रहना, प्रेशराइज लेनी नहीं है, ऐसे चलते लाइफ और मस्त रहो। थैंक यू।